राजा जंभे के बुलाने पर राय करिंगा वापस महलों में लौट आया। राज दरबार में प्रवेश करते ही करिंगा ने कहा, मुझे क्यों याद किया पिताश्री? राजा जंभे ने चीखते हुए कहा, वो महोबा के बनाफर अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए मेरी छाती पर चढ़ आए हैं। तूने उनके पिताओं की खोपड़ी तो काट दी, मगर उन सपोलों को क्यों जिंदा छोड़ दिया? राय करिंगा ने भरी सभा में प्रचंड गर्जना करते हुए अपनी छाती ठोकते हुए कहा, राय करिंगा हूँ मैं, राय करिंगा। जैसे मैंने उनके बाप चाचा की खोपड़ियाँ काटी थीं, वैसे ही उन पांचों की खोपड़ियाँ काटकर उसी बरगद की डाली पर उनके बाप की खोपड़ियों के साथ सजाऊंगा। राजा जंभे के बड़े पुत्र सूरज ने क्रोध में आकर कहा, आप निश्चिंत रहें पिताश्री, उन महोबा के बनाफरों को मांडवगढ़ की धरती पर ही गाड़ेंगे। ऐसा कर बरपाऊंगा कि उनके कुल में कोई उनके पिंडदान के लिए भी नहीं बचेगा। जब मांडवगढ़ के मित्र राज्यों को आक्रमण की खबर मिली तो 5 घड़ियों की सेनाएं मांडवगढ़ की ओर कूच कर गयी। देखते देखते पंचगढ़ी की सेनाएं मांडवगढ़ के किले के अहाते में सजने लगी। धीरे धीरे 50,000 की विशाल सेना के साथ मांडवगढ़ का किला एक अभेद्य किले में तब्दील हो गया। इधर मांडवगढ़ के बबूरी वन में महोबा की सेना के शिविर में सभी सामंत और सेनापतियों ने रात्रि विश्राम के दौरान युद्ध की रणनीति पर चर्चा करने लगे। तभी चलती हुई चर्चा के बीच ढेबा आ पहुंचा। नीति शास्त्र का चाणक्य कहे जाने वाले ढेबा ने आल्हा को सुझाव दिया, हमारा सीधे मांडवगढ़ से टकरा जाना समझदारी नहीं होगी जब तक कि हमें उनकी ताकत और कमजोरियों का सही अंदाजा न हो। मांडवगढ़ के किले में पंचघड़ी की सेनाएं पहले ही पहुंच चुकी हैं और राजा जंभे 50,000 की सेना के साथ मांडवगढ़ की किलेबंदी कर चुका है। आल्हा ने पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? ढेबा ने कहा, हमें सबसे पहले मांडवगढ़ के अंदर सन्यासी बनकर जाना चाहिए और वहाँ के गुप्त रहस्यों को जानना चाहिए। यह सुझाव महोबा के सभी वीरों को पसंद आया। सूरज की पहली किरण के साथ ही राजकुमार ब्रह्मा को बबूरी वन में छोड़कर चारों सूरवीर आल्हा, उदल, मलखान और ढेबा सन्यासी वेश में मांडवगढ़ की ओर निकल पड़े। मांडवगढ़ पहुंचते ही सभी सूरवीरों ने जोगियों के भेष में कोई ढोलक पर थाप दे रहा था तो कोई सितार की मधुर धुन छेड़ रहा था। उधर उदल मस्ती में मग्न होकर पनघट पर राग मल्हार गाते हुए नृत्य करने लगा। उदल ने संगीत और नृत्य का ऐसा अद्भुत समां बांधा कि पनघट पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। तभी राजा जंभे की पत्नी रानी कुशला की एक खास दासी रूपा बांदी यह सब देखने के लिए पनघट पर आ पहुंची। रूपा बांदी ने इतने अद्भुत और जोश से भरे जोगी कभी नहीं देखे थे। रूपा बांदी यह सब देखकर जब महल को लौटी तो रानी कुशला ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगा दी? पनघट पर इतनी देर नहीं लगती। रूपा बांदी ने जोगियों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा, अरे रानी, कैसी बात कर रही हो? मैंने पनघट पर अद्भुत जोगी देखे। वे तो किसी राज्य के राजकुमार लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो साक्षात देवता ही धरती पर उतर आए हों। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें यहाँ लेकर आऊँ। रानी कुशला ने आज्ञा देते हुए कहा, जाओ जाओ, उन जोगियों को यहाँ लेकर आओ, हम भी उन्हें देखना चाहते हैं। रूपा बांदी ने तुरंत पनघट की ओर रुख किया और जोगियों से निवेदन किया, हे तेजस्वी जोगियों, मेरी रानी कुशला देवी ने आपको महल में आमंत्रित किया है। वह आपके दर्शन करना चाहती हैं। कृपया मेरे साथ चलें। महोबा के सभी वीर जो जोगियों के भेष में थे दासी के पीछे पीछे महल की ओर चल पड़े। महल के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही दासी ने जोगियों से कहा, आप यहीं प्रतीक्षा करें, मैं रानी को आपके आगमन की सूचना देकर आती हूँ। दासी ने जोगियों को महल के द्वार पर छोड़कर आगमन की सूचना रानी कुशला को देने के लिए जैसे ही महल के अंदर गई, तभी जोगियों के भेष में खड़े आल्हा और मलखान की नजर महल में बंधे गज पक्षावत हाथी और पपीहा घोड़े पर पड़ी। ये दृश्य देखकर आल्हा और मलखान की आंखों में आंसू छलक आए। उदल ने जब दोनों भाइयों को रोते हुए देखा तो बोला, भैया, मुझे एक बात समझ नहीं आती। भैया, आपकी आंखों में आंसू कैसे आ गए? मुझे तो इसका कोई कारण नजर नहीं आता। भैया, कृपा करके मुझे बताओ। तभी आल्हा ने अपने बीते हुए पलों को याद करते हुए कहा, उदल, मैं तुझे क्या बताऊं? जब तू माँ के गर्भ में था तब हम इस गजपत हाथी पर सवारी किया करते थे। इसी पपीहा घोड़े पर बैठकर हमने घुड़सवारी सीखी थी। बस अपने पिता की याद आ गई। उदल, वो दुष्ट राय करिंगा हमारे पिता के साथ इनको भी मांडवगढ़ ले आया था। इतना सुनते ही उदल क्रोध से तमतमाकर बोला, दादा, आप मुझे आज्ञा दें, मैं अभी इसी क्षण इस घोड़े और हाथी दोनों को खोल कर ले जाऊं। इतना सुनते ही मलखान बोल उठा, उदल, कैसी बातें करते हो? अरे चोर के घर चोरी, इनको तो राय करिंगा चुरा कर लाया था। अगर हम इनको ऐसे ही ले गए तो कलयुग में हमें चोर कहा जाएगा। मैं मलखान इस पपीहा घोड़े की लगाम तभी पकड़ूंगा और इस गजपत हाथी पर सवारी तभी करूंगा जब तक इस मांडवगढ़ को धूल में न मिला दूं। तब तक मैं इनको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तभी चलती हुई बातों के बीच रूपा बांदी वहाँ आ पहुंची और बोली, रानी साहिबा ने आपको बुलाया है। यह सुनते ही महोबा के चारों वीर सन्यासी भेष में रूपा बांदी के पीछे महल की ओर चलने लगे। तभी महल के दूसरे द्वार पर पहुंचते ही उनकी नजर उस विशाल बरगद के वृक्ष पर पड़ी जहां दक्ष वक्ष की खोपड़ियां टंगी हुई थीं। यह दृश्य देख उनके कदम वहीं ठिठक गए। आल्हा, उदल, मलखान का शोक और क्रोध उस वक्त अपने चरम पर था। अपने पिता की खोपड़ियां टंगी देख उदल का शरीर कांप उठा। तभी दासी ने पीछे मुड़कर देखा और बोली, अरे सन्यासियों, कहाँ रह गए? रानी आपका इंतजार कर रही हैं। चलो चलो, जल्दी चलो। आल्हा ने अपने क्रोध को शांत करते हुए कहा, अरे दासी, तुमने हमें सब दिखाया। महल की साज सज्जा तो बड़ी भव्य है, लेकिन हमारी समझ में यह नहीं आया कि यहाँ इन दो नरमुंडों का क्या प्रयोजन है।
ये दो नरमुंड आखिर किसके हैं? तब दासी बोली, अरे सन्यासियों, लगता है आप पहली बार बावनगढ़ आए हो। क्या आपने बावनगढ़ में मांडवगढ़ की वीरता के चर्चे नहीं सुने क्या? हमारे राजकुमार रायकरिंघा ने कभी महोबा को युद्ध में परास्त कर उनके दो वीर सेनापतियों को बांधकर यहाँ लाए थे और उन्हीं की खोपड़ियाँ यहाँ टंगी हुई हैं। और सुनो जोगियों, हमारे राजकुमार ने तो महोबा वालों को खुली चुनौती दी थी कि अगर बाजुओं में दम हो तो इन खोपड़ियों को यहाँ से ले जाए। ये सुनते सुनते उदल का शरीर क्रोध से कांप रहा था। तब उदल ने दासी से कहा, दासी, मुझे केवल इतना बता दो, इन दोनों सूरवीरों ने मरते वक्त क्या कहा था? क्या कोई वचन दिए थे जो उन्होंने अपने अंतिम समय में कहे? तब वहाँ दासी बोली, हाँ जोगियों, इनके अंतिम वचन हमारे पूरे मांडवगढ़ राज्य में प्रसिद्ध हैं। ये दोनों वीर मरते मरते हमारे राजकुमार रायकरिंघा को वचन देकर गए थे कि महोबा से कोई आए ना आए, लेकिन एक दिन हमारे पुत्र प्रतिशोध जरूर लेने आएंगे। लेकिन सन्यासियों, जरा इनका भाग्य तो देखो, महोबा से कोई वीर तो दूर, हवा का झोंका तक मांडवगढ़ की ओर नहीं आया। कितने अभागे हैं ये वीर, इनका तो पिंडदान तक किसी ने नहीं किया। तब मलखान दासी से गरजते हुए बोला, दासी जुबान संभाल, इन्हें अभागा मत बोल। ये अभागे नहीं हैं, अभागे तो इनके पुत्र हैं जो अभी तक अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं ले पाए। जैसे जैसे बातें चल रही थीं, चारों योगी ताव में आते जा रहे थे। रूपा बांधी योगियों का क्रोध देखकर डर के मारे थर थर कांपने लगी। तभी दासी बोली, मुझे नहीं लगता कि तुम कोई सन्यासी हो, तुम्हारे अंदर तो वीरों की सी आभा है। तभी वहाँ ढेबा ने बात संभालते हुए कहा, नहीं नहीं दासी, कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो लगता है कि यहाँ भूत प्रेतों का साया है जो हमारे भीतर आकर हमारे शरीर को कंपा रहा है। दासी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलो चलो दासी, जल्दी चलो। इसके बाद सभी महोबा के वीर दासी के पीछे रानी कुशला के महल की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही रानी कुशला ने सामने से आते हुए चारों योगियों की चाल ढाल और नैन नक्श देखे, रानी कुशला एकदम से घबरा गईं। अरे अरे, ये कैसे योगी हैं? इनकी चौड़ी छाती और भुजाएं तो देखो, ये योगी नहीं हो सकते, ये तो किसी राज्य के राजकुमार लगते हैं। यह देख रानी कुशला को चक्कर आने लगे। जब रानी कुशला को शक संदेह हुआ तो आल्हा ने बात संभालते हुए कहा, नहीं नहीं रानी, कैसी बातें कर रही हो? हमारे पिता जल्दी अवस्था में ही चल बसे तो हमारी माता ने हमें जोगियों को सौंप दिया और हम जोगी बन गए। यह तो हमारे ऊपर विधाता की कृपा थी जो हमें वक्त से पहले सन्यास का मार्ग दिखा दिया। इसके बाद रानी कुशला ने सभी जोगियों का अच्छे से आतिथ्य सत्कार किया। अब चारों वीर जोगी बनकर रानी कुशला के महल में उपस्थित थे। उन्होंने भांति भांति की महाभारत और रामायण की कथाएं सुनाई। जब उनकी कथा समाप्त हुई तो रानी कुशला बोली, बांदी ने आपके गायन की बड़ी प्रशंसा की है, अब कुछ गाकर भी हमें सुनाओ। तब कोई ढोलक पर थाप दे रहा था तो कोई सितार की मधुर धुन छेड़ रहा था। उधर उदल मस्ती में मग्न होकर रानी के महल में ढोलक बजाते हुए राग मल्हार की मधुर धुन छेड़ दी। रानी कुशला जोगियों का संगीत सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने बेशकीमती हीरे जवाहरात जोगियों को जब देने चाहे तो जोगी बोल पड़े, नहीं नहीं रानी, ये हीरे जवाहरात हमारे लिए मिट्टी जैसे हैं, हमारे लिए इससे ज्यादा कीमती कुछ और भी था। ये सुन रानी कुशला बड़ी प्रसन्न हुई और बोली, बोलो जोगियों, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तब उदल बोला, आपको अगर देना ही है तो हमें इस किले की एक बार परिक्रमा करने का अवसर दीजिए। रानी कुशला हंसते हुए बोली, बस इतनी सी बात, अगर आपने हमसे हमारा यह महल भी मांगा होता तो हम हंसते हंसते यह भी भेंट कर देते। इतना कहकर रानी कुशला ने अपनी पुत्री देवसेना को आवाज लगाई। वीडियो का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब